सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का विषय है एनडीए सरकार के 12 साल। किसी भी लोकतांत्रिक देश की यात्रा में 12 साल का समय एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पीछे मुड़कर नीतियों के परिणामों को और आगे देखकर भविष्य के पदचिन्हों को साफ साफ रेखांकित किया जा सकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व नीतिगत बदलाव, कड़े और ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक सुधारों की नई बयार और वैश्विक पटल पर भारत की एक नई धमक को देखा है। इस यात्रा के कई आयाम हैं और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा जी। सर, आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो आइए बिना किसी देरी के इस सार्थक चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे है। यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, निश्चित रूप से अपना भारत देश बदल रहा है। अगर बात करें, आप बात कर रहे थे पिछले 12 सालों की, तो 12 सालों में देखिए बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। विशेषकर अपन बात कर रहे हैं कल यूपीआई आप देखें गांव-गांव को पहुंच गया। विशेषकर युवाओं में इतना क्रेज, कोई भी युवा को देख लो, युवा अपने पास नगद पैसे लेके चलता ही नहीं। वो पूरा उस पर सिस्टम है, चाहे उसको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी हैं या और कोई ख़रीदारी करनी। इवन आप जो हमारे छोटे छोटे सब्जी विक्रेता हैं उनके पास भी यूपीआई रहता है और वो जो लोग खरीदने जाते हैं उसी से पेमेंट करते हैं। निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार में काफ़ी रोक लगी है। साथ ही लोगों को जितना पैसा होता है उतना है। अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये 12 पैसे हुए तो उतने जाएगा नहीं, आप कहाँ कोई चिल्लर ढूंढने जाएंगे करने। तो निश्चित रूप से इससे एक नई क्रांति आई है और भारत को एक नई दिशा मिली है, नई चुनौतियाँ। और आज का जो हमारा बदलता हुआ भारत है या काफ़ी बदल चुका है पिछले 12 वर्षों में, उसकी ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी का आप परिणाम देखिए कि कितना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो गया। जी बिल्कुल ठीक कहा सर। दूसरा सवाल आपसे है सुरेश जी। जनधन, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की अगर बात करें तो इनके माध्यम से करोड़ों लोगों तक सरकारी मदद पहुंची है। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं ने विशेषकर गरीब तबके की ज़िंदगी सच में बेहतर की है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नई सरकार के रूप में कमान संभाली, नई सरकार की कमान संभाली, तब उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था कि पहले के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो वो 15 पैसे मिलता है। लेकिन जब जनधन खाते खोले जाने लगे तो उन सब खातों से ये उसी स्वरूप को बदलने की योजना थी और गरीब व्यक्ति को व्यवस्था के साथ जोड़ करके और जो सुविधाएं हैं बैंकिंग प्रणाली की वो देने की एक बड़ी योजना जनधन खातों के रूप में हुई जी। और ये कह सकते हैं कि 55 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खुले, जिसका आज हम देख रहे हैं कि किसी भी योजना का सीधा खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाना, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी प्रकार जो छोटे किसान हैं और जिन किसानों को एक बेस चाहिए, आधार चाहिए, उस आधार के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना इतनी लाभकारी हुई है कि उन्हें इमीडिएट लाभ देना होता है तो उसके माध्यम से सरकार पहले ही उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। और आयुष्मान योजना ने तो जो बीमार और गरीब, तो जो गरीब बीमारी के नाम पर अपने घर बार को बेच करके, ज़मीन जायदाद को बेच करके इलाज कराता था, उसको 5 लाख की सुविधा दे करके ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो सामान्यतया लोगों के बीच में खड़े होने जैसी स्थिति में है। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो मुझे लगता है ये जो ज़मीन बेचकर इलाज कराने वाली प्रथा थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी। इसी प्रकार से जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। और जो हम जंगल कटते हुए सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा करते थे और लाने की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे, उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के माध्यम से जो लाभ मिला है उसने महिलाओं की जीवन स्तर को बदला। बीमारी से उनको मुक्ति मिली, आंखों से धुआं का जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिली। तो मुझे ये लगता है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो न केवल ज़मीन पर उतर रही हैं बल्कि भारत के नागरिकों को उसका सीधा लाभ भी मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक कानून को लाना, इन्हें देश की एकता और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा जाता है और देश की एकता और सामाजिक न्याय की दिशा में काफ़ी ऐतिहासिक फैसला माना जाता है।
ज़मीन पर इनका असर आपको किस प्रकार से दिखता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी। धारा 370 को हटाना एक इतिहास की धारा को जोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, इतिहास की धारा को मोड़ने वाला निर्णय साबित हुआ है, क्योंकि ये निर्णय करने की हिम्मत किसी में नहीं थी जी। इससे जम्मू कश्मीर में खुशहाली की राह खुली है और देश की एकता व अखंडता का ताना बाना मजबूत हुआ है जी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके तहत आप देखिए जम्मू कश्मीर कभी आप जाते थे तो कहीं यहाँ घटनाएं हो रही, लेकिन जो आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति थी धारा 370 के बाद वो पूरी तरह से लागू हुई और आतंकवाद अब आप कहीं सुनने को नहीं मिलता जी। तो ये जो हुआ है तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक, इसीलिए देखिए आज जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद विकास की ओर दौड़ लगा रहा है और देश की मूल धारा में जुड़ गया है। नहीं, पहले जम्मू कश्मीर को एक अलग हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहा है जी। इसी तरह आप 3 तलाक की बात करें, 3 तलाक हमारी जो मुस्लिम बहनों के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा हथियार है जो कि उनको जीने की राह सिखा रहा, नहीं तो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी, किस आतंक को सहती रहती थी, बोल नहीं पाती थी, बोलने की हिम्मत की तो 3 बार तलाक बोल के उनको घर से हटा दिया जाता था, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो 3 तलाक है निश्चित रूप से उनकी नई राह दिखे, वो नया भारत देख रही हैं, अपने विकास की राह देख रही हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हुई है, उनके खाने पीने की सब व्यवस्थाएँ हो रही। नहीं तो कोई भी आप बताइए 3 बार तलाक बोल के उनको भगा दिया जाता घर से। उनको ये नहीं देखते थे कि उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है या गर्भवती हैं या उनको कोई किसी तरह की बीमारी है, तो उनको वो कोई देखने वाला नहीं था। ऐसा लगता था जैसे अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है। लेकिन 3 तलाक ने उनको जो मानवता का मिला है, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही। आप कभी भी मुस्लिम बहनों के बीच में जाइए, वो कहती हैं 3 तलाक ने हमें नई जिंदगी दी है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि हमें भी ऐसा भारत मिल सकता है, ऐसा देश मिल सकता है जहाँ हम अपना सिर उठा के जी सकें, अपने मनमर्जी से काम कर सकें और हमें क्या करना है वो भी कर सकें। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है हमारी मुस्लिम बहनों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा सर। धारा 370 की अगर बात करें तो कश्मीर में इसके हटने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव भी हमने देखे हैं। कश्मीर के युवा विशेषकर से देश की सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। खेलों की हम बात करें तो खेल में भी कश्मीर के कई खिलाड़ी निकल कर आए हैं। सुरेश जी, अगला सवाल आपसे है। अगर हम CAA की बात करें, पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने वाला एक मानवीय कदम बताया जाता है इस कानून को। इस कानून की भावना और उसके संदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, CAA कानून जो है जब 2019 में फिर से पारित किया, क्योंकि ये संविधान की भावनाओं के अनुरूप ये कानून बना था जी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल लोग थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो विभाजन के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहे हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में थे वो, तो उनके नागरिकों को आने वाले समय में प्रताड़ना होगी ही। उसका जो कारण है बहुत व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आज हम आंकड़े देख रहे हैं कि आज़ादी के समय जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के जो एक प्रतिशत था जनसंख्या का, वो निरंतर घटा है। इसी से ये लगा कि वहाँ प्रताड़ना होगी। तो उस समय आज़ादी के आंदोलन में जो शामिल थे बड़े नेता, उन्होंने इस बात को कहा था कि इनके लोग जब भी भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में CAA कानून लाकर जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनके अल्पसंख्यक जो हिंदू, ईसाई और जो बौद्ध और सिख हैं मुख्य रूप से, इनको भारत की नागरिकता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा करके ये कानून बनाया। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन असलियत जो ही उनके सामने आई तो उन्होंने अपने विरोध को वापस लिया और एक षड्यंत्र रूपी विरोध जो है CAA का हुआ, जबकि उसका सामाजिक विरोध नहीं हुआ। और आज जब उसका क्रियान्वयन हो रहा है तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो सामाजिक समरसता के लिए, और भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, इसलिए इन समुदाय, इस धर्म को मानने वाले समुदायों के साथ कहीं भी प्रताड़ना होगी तो वो स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे और भारत में ऐसे कानून बना करके, हालांकि इस कानून में केवल 3 देशों का उल्लेख है, लेकिन अन्य देशों के जो सनातन मानने वाले या हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ रास्ता खुला है।
तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के कानून जो हैं वो सामाजिक समरसता के लिए और अन्य राष्ट्रों में प्रताड़ित हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों, आप भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति देखिए कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना जैसी बातें सामने नहीं आ रही जी। अतिरेक में जरूर कहते हुए सब हमें सुन जाएंगे, लेकिन उनको स्वतंत्रता है और उन्हें सारे मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। हमारे देश में सब प्रकार के मानवाधिकार उपयोग करने के लिए अल्पसंख्यकों को छूट है, तो इसलिए इस CAA का बहुत महत्व था। और मोदी सरकार ने जो जिसको कह सकते हैं ना कि अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं, जैसे अभी हम 370 की बात कर रहे थे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो में पहले दिन से था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो कश्मीर में जाकर के निरुद्ध किए गए थे और वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वो नियम हैं, वो कानून हैं, 3 तलाक जैसे कह सकते हैं, CAA कह सकते हैं, 370 का हटाना कह सकते हैं, 35A का। तो ये एक ऐतिहासिक और बोल्ड निर्णय है, सरकार का इकबाल है, इसलिए ऐसा करने पर सरकार जो है शक्तिशाली दिखती है। और निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली सरकार का नेतृत्व करते हुए मोदी जी हैं और उसका वैश्विक धमक भी उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि CAA सामाजिक सुधारों के लिए किए जाने वाले अन्य प्रयासों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बिल्कुल ठीक कहा सर। सामाजिक सुधारों के तहत किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ केंद्र सरकार ने बीते कुछ दिनों में आर्थिक समृद्धि की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। विशेषकर देश की करोड़ों महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। स्वसहायता समूहों के जरिए महिलाएं अब न सिर्फ कमा रही हैं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। लखपति दीदी योजना इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है। मृगेन जी, आपसे सवाल है कि इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, लखपति दीदी योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसे 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था जी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला सदस्यों को अस्थायी रूप से 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी बहनें पढ़ लिख के अगर घर में हैं, कहीं जा नहीं सकती, स्व सहायता समूह के माध्यम से अपना जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें, परिवार की स्थिति कैसे बेहतर बना सकें और अपने लिए कैसे रोजगार कर सकें, इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस पे सरकार लोन भी देती है, 1 लाख रुपए तक का लोन देती है और उसमें बहुत सारी छूट भी हैं और ये समूह बनाकर महिलाओं को दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, जो भी महिलाएं चाहें तो इसमें अपना लाभ ले सकती हैं इस योजना के समूह बना के। और इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है। आप अगर गांव तरफ कहीं चले जाइए, कभी होता नहीं था गांव में ऐसा कि महिलाएं, आप देखिए घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं है, आप देखिए किसी भी गांव में आप चले जाइए, महिलाएं कुछ न कुछ आपको काम करती हुई दिख जाएंगी, वो कभी बैठी नहीं रहेंगी। तो इससे उनको कमाई भी हो रही है। आप सोच सकते हैं कि SSG से जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से लेकर 20,000 रुपये महीने तक कमा रही। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही, अपना परिवार को अच्छी तरह से चला रही, बच्चे बच्चियों को पढ़ा रही। निश्चित रूप से यह योजना हमारी बहनों के लिए मील का पत्थर है। जी बिल्कुल ठीक कहा सर। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है लखपति दीदी योजना ने। वन संपदा और पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी कुछ काम किया है केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो दशकों बाद भारत की धरती पर चीते वापस लाए गए। सुरेश जी, आपसे सवाल है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चुना गया। इस परियोजना की सफलता और भारत के वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वन्य जीवों को लेकर प्राय ये बात उठती रही है कि भारत में इनके विकास के प्रति कोई लंबी योजना नहीं है और दूरदृष्टि से काम नहीं किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जब हम सोचते हैं और आज के संदर्भ में देखते हैं तो न केवल प्राइवेट सेक्टर इसको अपने साथ जोड़ करके और कार्य कर रहा है, अपितु सरकार भी अपनी तरफ से ये कर रही है। और हमारे लिए अच्छी बात ये है कि जिस मध्य प्रदेश में आज हम बोल रहे हैं, उसी मध्य प्रदेश के कूनों को इस चीता प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने चुना। और जिस तरह से हमने देखा कि जो प्रजनन है, वो प्रजनन ये बताता है कि यहाँ चीता अनुकूलता का वातावरण है। और पर्यावरण की दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की बहुत महती आवश्यकता थी। पिछले दिनों जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो जंगली भैंसे और इस टाइप की जो और जीव जंतु या पशु पक्षी ये जो ला कर के छोड़े गए हैं, इनसे भी हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ में जो पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम कहें तो
जो हाइड्रोजन मिशन बनाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, या सोलर रूफ टॉप जो मामला है जिसके तहत पीएम सूर्य गृह योजना जो है, घर योजना है, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करने के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार और बेहतर हम पर्यावरण को बना सकते हैं, क्योंकि जब आज हम देख रहे हैं तो जो ये भीषण गर्मी है ये पर्यावरण असंतुलन के कारण सबसे ज़्यादा है, और वृक्षों का कम हो जाना। मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ घने जंगलों की स्थिति है, तो उसके बावजूद भी चूँकि गर्मी है तो ये समझने की चीज़ है कि जिस तरीके से अब चीता प्रोजेक्ट आया है या अन्य पशु और पक्षियों को जंगल में छोड़ने के लिए, फिर उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी, वृक्षों को नमी मिलती रहे, इसके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, तो ये पर्यावरणीय संतुलन के लिए आने वाले समय के लिए एक लंबा प्रोजेक्ट है और लंबा इसका वो रहेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यदि किसी एक विषय को चुनते हैं तब भी, और यदि समग्र विषयों को देखते हैं तब भी, सभी क्षेत्रों में काम करती हुई दिखाई देती है। और ये एक ऐसा चीता प्रोजेक्ट जिसका आपने उल्लेख किया, ये ऐसा विषय है जिस विषय पर सरकार व्यक्तिगत रूप से क्या सोचेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सोचा गया। इसका अभिप्राय ये है कि समग्र दृष्टिकोण से कैसे भारत के अंदर विकास हो सके, जिसे समग्र विकास कहा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा। और उसी समग्र दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। वैश्विक छवि की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जो वैश्विक छवि बनी है पिछले 12 वर्षों में, वो एक अलग ही रूप में अब दिखाई पड़ती है। मृगेन जी, आपसे सवाल है, G20 जैसे सफल आयोजन को हमने किया, G20 की सफल अध्यक्षता, वैक्सीन डिप्लोमेसी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से दुनिया में भारत की साख काफ़ी बढ़ी है। तो क्या भारत सच में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बन चुका है? देखिए, अब ये कहने की बात नहीं कि भारत निर्णायक विश्व शक्ति बन चुका है, वो अब पूरी दुनिया मान चुकी है। अब ये अगर ये कहें कि पूरी दुनिया ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान लिया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसके पीछे कारण, जो अब G20 की बात करें तो G20 में जो हुआ वो सबके सामने, इसके पहले कौन उसका नेतृत्व करता था, कौन सामने आते थे, कौन लोग होते थे, लेकिन भारत ने बताया कि नहीं है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि विश्व का कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा सकता, हम जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और हम जो चाहते हैं वही होगा। अगर कोई चाहे कि हमें झुका लेगा या वो अपनी मर्जी मनवा लेगा, चाहे किसी भी G20 या किसी भी सम्मेलन में, वह अब संभव नहीं है, या उनने साफ साफ संकेत दे दिया। दूसरा, बात कर रहे हैं वैक्सीन की। वैक्सीन की बात हो रही, अब कोरोना की वैक्सीन, सोचिए कि भारत ने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की जान बचाई। बताओ, जो वैक्सीन एक समय होता था बनाने के लिए वर्षों लग जाते थे, फैक्ट्री लग रही, ये हो रही, अनुमति रही, लेकिन बताइए 30 से 60 दिन के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। 6 महीने के अंदर तो ये स्थिति हो गई कि भारत विदेशों को वैक्सीन देने लगा था। जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो सब इंडिया से जाने लगी। अब मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इसके लिए बहुत सारी देशों को, गरीब देश से जहाँ फैला हुआ था, उन्हें मुफ्त में दिया, उन्हें एक पैसा नहीं लिया। इससे जो भारत की एक अलग छवि बनी है, निश्चित रूप से इस छवि के कारण हमारे भारत को एक डिप्लोमेसी की बात हुई है कि भारत जो कहता है करता है। अब मदद के लिए भारत कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसे छोड़ता भी नहीं। इसीलिए आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर जो कुछ हुआ सबको मालूम है। ये बताइए, हमारी बहनों ने पाकिस्तान के जो बड़े विमान थे, बड़े बड़े वो थे, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे सबको समाप्त कर दिया। और देखिए कितना सटीक निशाना था कि एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, केवल वो आतंकी अड्डे समाप्त हुए। अब सोचिए कि पाकिस्तान से हमारी बहनें लोहा ले सकती है, तो सोचिए वह भारत की आज हम कल्पना जिसने कहीं की थी, आज वो भारत हमारे सामने है। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश में नए उद्योग और निवेश आए हैं। रोजगार और विनिर्माण के मामले में ज़मीनी स्तर पर किस प्रकार का सकारात्मक बदलाव नज़र आता है? सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात में विजन शुरू हुआ था, और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में उद्योग आमंत्रित करने के लिए योजना परियोजनाओं पर काम किया था, उसका जो है राष्ट्रीय विस्तार हुआ उन सारी योजनाओं का। और ये कहा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के माध्यम से हमने आयात के स्थान पर अपने ही देश में निर्माण करते हुए और खरीदने की व्यवस्थाएं की, और उसका सीधा असर ये पड़ा कि
जो टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं हुआ करती थी, उस टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश हुआ। और एक ये बहुत सटीक तरीका, मैं एक आयोजन में गया था तो मुझे वहाँ ये बताया गया कि भारत में रोजगार की तरफ युवकों को भेजने का आशय ये था कि यदि उन्हें औद्योगिक परिवेश में भेजा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इतनी कहाँ से लाई जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे वैज्ञानिकों को निर्देश दिया था कि जिस टेक्नोलॉजी से हमारा औद्योगिक परिवेश बढ़ सकता है उस टेक्नोलॉजी को आप तेज़ी से विकसित करिए। और आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं इसलिए भी ये बात कहने का अधिकारी हूँ कि आरआर कैट इंदौर के अंदर जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ तो उसमें जो परमाणु ऊर्जा विभाग का है केंद्र सरकार का, उसमें जब मैं शामिल हुआ तो मुझे ये जानकारी देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यहाँ न केवल उत्पादों को, न केवल प्रोडक्ट को अन्य क्षेत्रों में भेजने को लेकर के, या हमारे यहाँ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से फास्ट उत्पादन किया जा सकता हो। आप देखिए आत्मनिर्भरता की स्थिति आज हम यहाँ तक हैं कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो हमारे हथियारों से हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय प्राप्त करते हैं। और आज भारत ऐसा देश हो गया है जो हथियार विदेशों को निर्यात कर रहा है जी। इसका सीधे अभिप्राय ये है कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत की सरकार ने लागू किया था उसकी सफलता है ये। और हमारे उद्योगों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से लबरेज बना करके उनके माध्यम से जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि भारत न केवल निर्माण के क्षेत्र में, न केवल निर्यात के क्षेत्र में, न केवल कृषि की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, न केवल अन्य प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में तेज़ी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा असर जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसकी वैश्विक शक्ति दिखाई दे रही है, उसमें परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर। कहीं ना कहीं अब हम वैश्विक आर्थिक शक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अगला सवाल भी मेरा आर्थिक सुधारों की तरफ से ही है। मृगेन जी आपसे है, नोटबंदी और जीएसटी के तहत जो सुधार किए गए और नोटबंदी शुरुआती दौर में लागू की गई, आर्थिक सुधार की दिशा में बड़े कदम माना जाता है इन्हें। एक पत्रकार के नज़रिए से देखें तो 12 साल बाद इन फैसलों ने अर्थव्यवस्था को कितना पारदर्शी और मजबूत बनाया है। 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और 9 नवंबर 2016 से लागू, मतलब 8 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, 9 नवंबर से लागू। उसमें थे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। इससे जो काला धन था जी, वो देश में समाप्त हो गया था। क्योंकि आप देखते बड़े बड़े लोग होते थे जो नंबर 2 के काम करने वाले, पता चला कि उनके घर में 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ हैं और रखे किसी के गद्दे के नीचे हैं, किसी तकिया के नीचे पड़े हुए हैं। बहुत लोग अपने बड़े बड़े घर में ड्रम में नोट भरे रहते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। और इससे भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा था। चीज़ और भी हुआ था, महंगाई, विशेषकर जो नंबर 2 के पैसे लोग लगाते थे ज़मीन वगैरह के लिए, उससे महंगाई भी काफ़ी कम हुई थी, ज़मीनों के रेट काफ़ी गिरे थे। तो उसके बाद से जो एक भ्रष्टाचार के लगाम के साथ ही जो पैसों का ये था कि नकदीकरण वो बहुत कम हुआ है। और धीरे धीरे जो आप पहले ही बात कर चुके कि डिजिटाइजेशन जो हुआ उसके बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ है। और देखिए उसके बाद जो आर्थिक सुधार, जीएसटी निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा कदम था। शुरू में लगा कि इससे आय कम हो जाएगी, कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, विशेषकर जो कांग्रेस शासित या भाजपा के अलावा एनडीए से अलग दल थे, सबने विरोध किया। लेकिन अंत में जब उसके फ़ायदा देखा लोगों ने, उसको माना और उससे जो जीएसटी से ऑनलाइन जो टैक्स भरना शुरू हुआ, उससे बढ़ा भी, जो टैक्स बढ़ा, चोरी कम हुई। और साथ ही जब चोरी कम होगी, देश के पास टैक्स ज़्यादा आएगा तो आखिर टैक्स कहाँ जाएगा? जनता के लिए जाएगा, विकास कामों के लिए होगा, चाहे स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी हमारी, और जो आप करें अधोसंरचना अच्छा होगा, परिवहन सेवाएं सुविधाएंगी, ये सब इसी के लिए। तो जीएसटी ने एक बड़ा ऐसी चीज़ किया जिससे, अच्छा दूसरा इससे फ़ायदा ये है, आप कोई भी चीज़ कहीं भी खरीद सकते हो। अभी तक ये था कि पता चला हर सरकार अपने कहीं 5% टैक्स है, कहीं 7% है, कहीं 15% है, जिससे टैक्स एक जो बात कर रही एक देश एक टैक्स का, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और पूरे देश में आप कहीं भी बैठे कोई भी सामान खरीद सकते, सब आपको एक रेट पर मिलेगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है देश के लिए और इससे आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कोई भी आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 जून की रोटी नहीं मिले है, और ये सब आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ है।
बिल्कुल ठीक कहा सर। और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी बात हुई, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ही हो रही है पिछले कुछ वर्षों से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेश, दूसरे देशों के लोग, जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के लोग भी हमारे देश में इलाज कराने आ रहे हैं। एक सस्ता और बहुत ही सुलभ इलाज यहाँ पर मिलता है। सुरेश जी, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से तीसरे स्थान की तरफ बढ़ रहा है। इस आर्थिक यात्रा को आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो मेरे साथ साक्षात्कार में कहा गया शब्द याद आता है जी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, जब आप संसार के सबसे माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो ये है कि यहाँ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो विरोध ज़्यादा होता है, समर्थन कम होता है। जी। भारत की अर्थव्यवस्था तभी सुधर सकती है जब कोई ऐसा राजनेता आएगा जिसे वोटों की चिंता की बजाय देश की चिंता होगी। और मुझे ये गुण नरेंद्र मोदी जी में दिखाई दिए, जिन्होंने वोट पॉलिटिक्स की बजाय भारत की पॉलिटिक्स पर विशेष ध्यान दिया और आर्थिक सुधारों के साथ, और जो थोड़ा महंगाई का जोखिम उठाते हुए भी जिन्होंने अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें नंबर पर लाने जैसी ताकत दिखाई। और आप ये देखिए कि थोड़ी सी जब महंगाई होती है तो हमारे टैक्सेशन के माध्यम से सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ती है। जी। आप अन्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, रेलवे स्टेशंस को देख लीजिए, एयर व्यवस्थाओं को देख लीजिए, वाल्वो बसों को देख लीजिए, ये परिवहन की दृष्टि से। और फिर आप जो है जो ये आजकल एक्सप्रेस वे बने हैं, इनके माध्यम से जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो। फिर आप हमारे जो उत्पादन है, उन उत्पादन के आड़ में हमारा निर्यात जो है वो बढ़ रहा है, आयात कम हो रहा है, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में एक बड़ा सहयोग दिया है। तो आज हम ये जो देख रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि जहां हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जिसको आर्थिक बोझ कह सकते हैं, उन बोझ को हमने टाला है। और गरीबी की रेखा के साथ जो संतुलन है, आपकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, लेकिन गरीबी की रेखा का प्रतिशत आपकी 5वीं अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता। इसलिए 80 लाख लोगों को लगातार 5 साल तक निःशुल्क अनाज दे करके आने वाले समय में ये 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी और मुफ्त अन्न का जो सांख्यिकी समीकरण है वो आपको इनको गरीबी की रेखा से पार कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में भारत का गरीबी रेखा का संतुलन और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का संतुलन बराबर होगा। फिर आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में जिस वस्तु का उत्पादन हो करके, आप ये हर एक ज़िले में एक प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, मुझे ये लगता है कि एक बड़े समग्र सोच के साथ, और इतनी समग्र सोच जिसका ये कह सकते हैं कि बाद में यदि प्रतिफल आ रहा है तो विजन 2047 जो विजन आया है वो इसी अर्थव्यवस्था के संतुलन वाले मामले के कारण आया है। क्योंकि जब हम 12 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में बूम देख सकते हैं, किसी भी परेशानी को झेलने की ताकत देख सकते हैं। जब टैरिफ का वार आया, भारत नहीं हिला। जब आपने हमारे सामने पेट्रोल का संकट आया, तब हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई। तो आप देख लीजिए कि भारत न केवल वैश्विक शक्तियों से लड़ने की स्थिति में है, अपितु उनका सामना करके आगे निकलने की स्थिति में है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक संसार की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में है। जीडीपी को देखिए आप, बराबर आपको संकेत देता होगा, जहां दूसरे देशों की जीडीपी में गिरावट और हलचल दिखाई दे रही है, भारत उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोलियम मामलों में थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ रही है आपूर्ति की, जिसके कारण मूल्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में शीघ्रता से मुझे लगता है हमारी अर्थव्यवस्था इसको सामान्य रूप से आगे गति दे देगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने विकसित भारत 2047 की बात की और अगले 10 वर्षों में हम अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार करेंगे। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेन जी और सुरेश जी। आपने बेहद संतुलित, बेबाक और बारीक विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के कार्यकाल की पिछले 12 वर्षों की यात्रा के हर पहलू को समझने में मदद की। निश्चित ही श्रोताओं को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। आज के इस विशेष संवाद में बस इतना ही। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही गंभीर मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सुर्खियों में